एग्जाम्पल 14, यहाँ पे कह रहा है इफ ए 5, फिर है बी 1, 5, फिर है सी 2, 1 एंड डी 6, 2 टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर देन पी इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे बोला कि ए बी सी और डी है जो एक स्क्वायर का वर्टाइसेस है और ये एक ऑर्डर में लिया गया है, तो पी का वैल्यू क्या होगा। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए एक स्क्वायर ड्रा किए हैं ए बी सी डी, ये एक ऑर्डर में है। ऑर्डर का मतलब आपको लगातार लेना है, जैसे ए यहाँ पे लिए तो बी यहाँ पे लीजिए या फिर बी यहाँ पे लीजिए और बी के बाद सी आपको यहीं पे ही लेना होगा, काहे कि बी के बाद सी और कहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो आप ले नहीं सकते हैं। ऑर्डर का मतलब ये लगातार होता है इस तरीके से। तो ए बी सी डी आप एक स्क्वायर ड्रा कर लीजिए और यहाँ पे वर्टेक्स को नोट करिए। तो ए का वर्टेक्स है 5, बी का है 1, 5, सी का वर्टेक्स दे रखा है 2, 1 और डी का वर्टेक्स दे रखा है 6, 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसके डायगोनल को मिलाइए, तो एक डायगोनल है ए सी और एक डायगोनल हो जाएगा बी डी। अब देखिए जैसे आपको पता है कि रोम्बस में डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, तो उसी प्रकार स्क्वायर में भी जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे बाइसेक्ट है, डेट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, इधर ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ओ मान लीजिए। तो रोम्बस और स्क्वायर दोनों का डायगोनल होता है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल, इधर ये दोनों आपस में इक्वल, तो ये जो पॉइंट ओ है वो ए सी का भी मिड पॉइंट हो जाएगा और ये जो पॉइंट ओ है वो बी डी का भी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको आप नोट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा बी नो डैट डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सॉरी यहाँ पे रोम्बस लिखा गया, स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे हो गया सो पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एज वेल एज बी डी, यानी पॉइंट ओ है जो ए सी का भी मिड पॉइंट है, साथ ही साथ बी डी का भी मिड पॉइंट है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी और कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्या कि दोनों का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ओ ही है। तो यहाँ पे इसको लिखिए, यहाँ पे हो जाएगा सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी ये इक्वल हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ए सी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट और बी डी का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे लगाइए मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। इस तरह भी वही चीज आएगा x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। अब यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए ए सी का, तो यहाँ पे ए को मान लीजिए x1, y1 और सी को मान लीजिए x2, y2। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो x1 का वैल्यू है 5 और x2 का वैल्यू है 2। तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 5 + 2/2। इसके बाद y1 + y2, तो यहाँ पे देखिएगा y1 का वैल्यू है p और y2 का वैल्यू है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा p + 1/2। अब इस तरफ आइए, यहाँ है बी डी है ना, तो यहाँ पे देखिए b को मान लीजिए x1, y1 और d को मान लेते हैं x2, y2। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो x1 + x2, तो x1 का वैल्यू 1 और x2 का वैल्यू 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 6/2। फिर है y1 + y2, तो y1 का वैल्यू 5 और y2 का वैल्यू 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 2/2। तो वैल्यू को आप केयरफुली पुट करिएगा ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। यहाँ पे आपसे p का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे p है बाई तरफ ना, तो यहाँ पे बाई वाला को कंपेयर कर लीजिए बाई वाले के साथ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा नाउ p + 1/2 = 5 + 2/2।
तो यहाँ पे 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा p+1, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो 7। अब 1 को उधर ले जाके माइनस कर लीजिए तो p इक्वल टू हो जाएगा 7 - 1 दैट मीन्स 6। तो p का वैल्यू आएगा 6। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन को, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। एग्जाम्पल 15, यहाँ पे कह रहा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 2,3 एंड b 5,6 कट्स द बाई एक्सिस एट। यहाँ पे बोला कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट बनेगा और उस लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो बाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आपको बताना है कि वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो बाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा कर लिए हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट था, एक पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है 2,3, यानी एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 3। तो यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 3, तो ये यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ये वाला पॉइंट हो गया ए 2,3। इसके बाद एक पॉइंट है बी 5,6, यानी एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 6। तो एक्स का वैल्यू 5 ये वाला और वाई का वैल्यू 6 ये वाला। तो इधर से चलिए और इधर से चलिए, यहीं पे कहीं पे आएगा। ये पॉइंट हो गया बी 5,6। अब यहाँ पे दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट बन गया। अब बोला कि इस लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो बाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, किस पॉइंट पे। तो जैसे देखिए इस लाइन सेगमेंट ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इसके बीचों बीच से होकर जाएगा। इतना तो आपको पता है कि अगर किसी भी लाइन का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, उस लाइन के बीचों बीच से होकर जाता है। इस तरीके से आ रहा ना आपको बात समझ में। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेगा तो यहाँ पे बीचों बीच से होकर जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन आप ड्रा करिए। तो यहाँ पे ड्रा करिएगा तो इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रा होगा जो कि बाई एक्सिस को देखिए यहाँ पे कट करा इस पॉइंट पे। देखिए अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रा करते हैं ना तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है कि किस पॉइंट पे कट करा। जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये 8 होगा, यानी ये इसी पॉइंट पे कट करेगा। दैट मीन्स x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 8, 0,8 पे। दैट मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला तरीका कि इस तरीके से अगर आप ग्राफ पेपर पे ड्रा करिएगा ना तो एग्जैक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा। और ऐसे भी तो आपको पता चल ही रहा है ना कि यहीं पे आके कट कर रहा। और दूसरा तरीका है, जैसे ये तो इस तरीके से आप पता कर लिए। और जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे आपको 8 की जगह नहीं आता। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर आप नंबर को जैसे तैसे ले लीजिएगा, आगे पीछे मतलब कहीं का डिस्टेंस ज़्यादा कहीं का कम कर दीजिएगा तो शायद आपको 8 पे कट ना करे। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करिए कि इसको आप लेट कर लीजिए यहाँ पे 0,y। ठीक है, इस पॉइंट को हम लेट कर लिए 0,y, यानी x वाला 0 हो गया और y वाला, जैसे बाई एक्सिस पे x वाला 0 होगा ना और y वाला को यहाँ हम y लेट कर लिए। तो यहाँ पे देखिए इसको बाहर निकालिए। जैसे यहाँ पे ए बी है, ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट है 2,3 और बी का कोऑर्डिनेट है 5,6 और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसको ड्रा करिए ये बीचों बीच से इस तरीके से। इस परपेंडिकुलर ये पॉइंट को कुछ नाम ले लीजिए, जैसे यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं सी। ये पॉइंट है सी। तो ये परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही लाई कर रहा है ना। तो यहाँ पे कहीं पे लाई करा देते हैं सी को। इसका कोऑर्डिनेट है 0,y। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यही वाला फिगर को बाहर निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितना भी पॉइंट लाई करता है वो सारे पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी से क्या होता है, इक्वल होता है। ये चीज़ तो आप पहले ही सीख चुके हैं कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितना भी पॉइंट लाई करेगा उस पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी से क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट सी है वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट सी का डिस्टेंस ए से और इस पॉइंट सी का डिस्टेंस बी से, ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इतना बात तो आपको क्लियर होगा। डेट मीन्स यहाँ पे ए सी और बी सी आपस में इक्वल हो गया। अब यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर हो जाएगा इस तरफ भी वही चीज़, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद आपको करना होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू को सीधे आप पुट करिए। तो ये है ए सी का, तो यहाँ पे देखिएगा ए और सी, तो यहाँ पे ए को मान लेते हैं x1 y1 और सी को मान लीजिए x2 y2। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू 0 और x1 का वैल्यू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर है y2 माइनस y1, तो यहाँ पे देखिएगा y2 का वैल्यू y और y1 का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में? अब इस तरफ आइए, तो यहाँ पे है बी सी, तो यहाँ पे देखिएगा b और c, तो एक है x2 y2, तो एक को मान लीजिए x1 y1। अब यहाँ पे भी वैल्यू को पुट करिए, तो x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू 0 और x1 का वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। फिर है y2 माइनस y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू कितना है, y है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस और y1 का वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर। आ रहा बात समझ में? अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो 0 माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 हो जाएगा। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, तो यहाँ पे होगा माइनस 6 और यहाँ पे 0 माइनस 5 और माइनस 5 का स्क्वायर 25। इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12 इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कटेगा और यहाँ पे 4 प्लस 9 13, तो 13 माइनस, और यहाँ पे x कैसे हो गया, ये तो बाई होगा ना, यहाँ पे बाई है तो ये बाई रहेगा, x नहीं होगा, तो यहाँ पे हो गया माइनस 6 बाई इक्वल टू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3 प्लस 2 5 x 6 माइनस 12 बाई। अब यहाँ पे माइनस 12 बाई को इधर ले आइए और 13 को उधर भेजिए, तो माइनस 6 बाई पहले से है और माइनस 12 बाई इधर आके प्लस 12 बाई हो जाएगा, और यहाँ पे 13 को उधर ले जाकर माइनस करिए, तो 61 माइनस 13, यहाँ पे इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 6 बाई, और यहाँ पे इसको घटाइए तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे 5 माइनस 1 4, यहाँ पे काटिए इसको 8 बार में, तो बाई का वैल्यू कितना 8 हो जाएगा, तो बाई का वैल्यू 8 हो गया। और यहाँ पे जो अब पॉइंट को लेट किए थे, ये पॉइंट सी था 0 पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, ये था 0 बाई, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,8, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन बी। तो इसको आप दो तरीक़ा से बना सकते हैं, एक बाई ग्राफ आप भी बना सकते हैं या फिर कैलकुलेशन करना है तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 16 यहाँ पे कह रहा है इफ ऑरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर ए कॉमा बी, फिर है बी कॉमा सी एंड सी कॉमा ए, देन द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज। यहाँ पे बोला कि एक ट्रायंगल के सेंट्रॉइड है जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन का मतलब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा 0,0, तो यहाँ पे हमसे बोला है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या होगा। जैसे देखिए एक ट्रायंगल आप ड्रा कर लीजिए ए बी सी, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखा है ना, तो कोऑर्डिनेट को शो करिए। जैसे ए का कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी, फिर बी का कोऑर्डिनेट है बी कॉमा सी, और सी का कोऑर्डिनेट है सी कॉमा ए। अब बोला कि इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो ऑरिजिन है, तो पहले आप सेंट्रॉइड ड्रा करिए। सेंट्रॉइड क्या होता है, सारे मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे एक मीडियन हो गया ए डी, फिर सेकेंड मीडियन हो गया बी ई, और एक मीडियन सी ड्रा होगा सी पॉइंट से, यहाँ पे मान लेते हैं एफ, डेट मीन सी एफ, और यहाँ पे तीनों मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये वाला है, ये मान लीजिए ओ। और बोला कि सेंट्रॉइड है जो ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन का मतलब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0, तो यहाँ पे लिख लीजिए हियर
centroid is origin, so coordinate of centroid O 0,0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक को मान लेते हैं x1, y1, सेकेंड को मान लीजिए x2, y2 और थर्ड को मान लीजिए x3, y3। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड O और ये है 0,0। तो यहाँ बताइए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो ये हो जाएगा O 0,0 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे x1 है A, x2 है B और x3 है C, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C। तो यहाँ पे हो गया A प्लस B प्लस C अपॉन 3। फिर अब y1 प्लस y2 प्लस y3, तो यहाँ पे देखिए y1 का वैल्यू है B, y2 का वैल्यू C और y3 का वैल्यू A, तो ये हो जाएगा B प्लस C प्लस A। तो यहाँ पे हो गया B प्लस C प्लस A अपॉन 3। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो A प्लस B प्लस C और यहाँ पे भी A प्लस B प्लस C है, यानी दोनों जगह सेम ही है। तो किसी एक को कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए x वाला को x के साथ करना है और y वाले को y के साथ, तो किसी एक को करिए। जैसे हम x वाले को कंपेयर कर देते हैं, तो x वाला इधर है 0 और इधर है A प्लस B प्लस C अपॉन 3। तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो A प्लस B प्लस C को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये तो वही रहेगा A प्लस B प्लस C, और यहाँ पे 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, यानी A प्लस B प्लस C का वैल्यू 0। और हमसे वैल्यू किसका पूछा था, AQ प्लस BQ प्लस CQ का। तो ये तो फॉर्मूला ही होता है, आप तो 9th क्लास में पढ़े हैं ना कि इफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 देन AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल टू 0 हो जाता है। तो यहाँ से AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू माइनस 3ABC इधर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3ABC, यानी AQ प्लस BQ प्लस CQ का वैल्यू हो जाता है 3ABC। यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर अब भी आपको नहीं आ रहा समझ में, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल कर देते हैं। जैसे देखिए आप 9th क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे, ये होता है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल टू, ये होता है A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC। आप याद करिए यही फार्मूला होता है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का। अब यहाँ पे देखिए हेयर इफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, यहाँ जो A प्लस B प्लस C दिख रहा है इतना इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल टू, इसके जगह पे आपको 0 रखना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC। तो यहाँ पे हो गया AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल टू 0 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू इतना, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब माइनस 3ABC को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो गया AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू माइनस 3ABC इधर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3ABC। तो यही चीज़ नहीं यहाँ पे हम लिखे थे डायरेक्ट, यानी A प्लस B प्लस C का वैल्यू जब 0 होगा तो AQ प्लस BQ प्लस CQ का वैल्यू हो जाता है 3ABC। ये आपको हमेशा याद रखना होगा। एग्जाम्पल 17,
यहाँ पे करा इफ द पॉइंट t, 2t फिर है -2, 6 एंड 3, 1 आर कोलिनियर देन t इक्वल टू व्हाट। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखा है, बोला कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो t का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे एक को a मान लीजिए, एक को b और एक को c। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लेट करिए, यहाँ पे हो जाएगा लेट a t, 2t, फिर सेकेंड पॉइंट हो जाएगा b -2, 6 और थर्ड पॉइंट को c मान लीजिए, तो ये हो जाएगा c 3, 1। अब यहाँ पे जब तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा इस तरीके से। यहाँ पे a मान लीजिए, यहाँ पे b और यहाँ पे c। तो a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा t, 2t, b का हो जाएगा -2, 6 और c का हो जाएगा 3, 1 इस तरीके से। अब देखिए एक को आप मान लीजिए x1, y1 और b को मान लेते हैं x2, y2 और c को मानिए x3, y3। अब यहाँ पे जब तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो बात आपको आ रहा है समझ में कि जब तीनों पॉइंट कोलिनियर होता है तो इससे जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ये आपको आ रहा है समझ में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 कैसे हुआ। क्या कि जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो जब 3 पॉइंट कोलिनियर है तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही लाई करेगा। मतलब कहने का मतलब जब तीनों पॉइंट को आप मिलाइएगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ पे कभी भी ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो ये हमेशा एक दूसरे के सामने रहेगा, या तो फिर इस तरीके से रह सकता है। तो मतलब अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा, कभी भी ट्रायंगल बनाएगा ही नहीं। और जब ये ट्रायंगल बनाएगा ही नहीं तो फिर उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। जैसे अगर ट्रायंगल बन जाएगा तो इसका एरिया तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे तीनों को तो मिलाने पर एक स्ट्रेट लाइन बनता है। यहाँ पे तो कभी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, और जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो फिर उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो इसी कारण यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0 हो जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, तो होता है 1/2 mod x1/2 -/3 प्लस x2/3 -/1 प्लस x3/1 -/2 और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0। आ रहा बात समझ में। इसके बाद वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा 1/2 x1। तो यहाँ पे देखिएगा x1 का वैल्यू कितना t है, तो यहाँ पे हो जाएगा t बाई 2 -/3। तो बाई 2 का वैल्यू 6 और बाई 3 का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 6 - 1। इसके बाद है x2, तो यहाँ पे देखिएगा x2 का वैल्यू -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। फिर बाई 3 -/1, तो बाई 3 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 रखिए और बाई 1 का वैल्यू 2t, तो यहाँ पे हो जाएगा -2t। इसके बाद x3 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 है, तो ये हो जाएगा 3। फिर बाई 1 -/2, तो बाई 1 का वैल्यू कितना 2t है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2t माइनस और बाई 2 का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 आएगा। इसके बाद यहाँ पे हो गया 1/2, यहाँ पे 6 - 1 5 और 5 को t से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 5t। अरे बात समझ में। फिर -2 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो -2 × 1 -2 और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 × 2 4, डेट मीन्स ये हो जाएगा 4t। इसके बाद 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 6t - 18 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1/2 को इधर ले आइए, तो जब 1/2 को इधर लाइएगा तो 0/1/2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अंदर में 6t + 4t + 5t तीनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 15t और -18 - 2 ये हो जाएगा -20 और 1/2 को इधर लाइए तो 0/1/2 0। अब यहाँ पे मॉड को हटाना होगा तो ये हो जाएगा 15t - 20 इक्वल टू, जैसे ही आप मॉड को हटाइएगा तो यहाँ पे +-0 आएगा। दोनों हमेशा आपको +-0 ही लिखना है। अब आपको ये भी हम सिखाएं कि 0 को केस में या तो आप +0 लीजिए या -0 लीजिए, आंसर तो सेम ही आएगा। इसी कारण हम किसी एक को ही लेंगे, या तो +0 या फिर -0। हम यहाँ पे +0 लेते हैं तो ये हो जाएगा 15t - 20 इक्वल टू 0। यहाँ पे -20 को उधर भेजिए
तो 15t इक्वल टू हो जाएगा +20। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/15। यहाँ पे 5 से डिवाइड करिए 4 बार में और ये 3 बार में, यानी t का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 4/3। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। एग्जाम्पल 18, यहाँ पे कह रहा है इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 3px² + 3qx - 1 = 0। यहाँ पे देखिए ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, और जब क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका 3 रूट आएगा, और यहाँ पे 3 रूट दे रखा है, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। आ रहा बात समझ में। इसके बाद देखिएगा यहाँ बोला है एंड ए अल्फा कॉमा 1/अल्फा, फिर है बी बीटा कॉमा 1/बीटा, फिर है सी गामा कॉमा 1/गामा आर वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और यहाँ पे जो ए बी और सी है वो ट्रायंगल ए बी सी का वर्टाइसेस है, और यहाँ पे तीनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो यहाँ पे बोला देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बताइए, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रा कर लीजिएगा इस तरीके से, और यहाँ पे पॉइंट ए बी सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है ना, तो यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा 1/अल्फा, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है बीटा कॉमा 1/बीटा, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है गामा कॉमा 1/गामा, इस तरीके से। और बोला कि इसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सारे मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मीडियन ड्रा करिए, जैसे देखिए यहाँ पे एक मीडियन हो गया ए डी, फिर सेकंड हो जाएगा बी ई, एक और मीडियन ड्रा करिए सी पॉइंट से, तो ये हो जाएगा सी एफ यहाँ पे, और ये वाला हो जाएगा सेंट्रॉइड। तीनों मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहीं पे है ना, तो ये हो जाएगा सेंट्रॉइड। इसको आप मान लीजिए जी। तो इसी का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है पॉइंट जी का। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट जी बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी का सेंट्रॉइड कौन है, तो सेंट्रॉइड जी है। अब देखिए यहाँ पे जी का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एक को मान लीजिए x1, y1, सेकंड को मान लीजिए x2, y2, और थर्ड को मान लेते हैं x3, y3। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, ये है जी। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। यही फॉर्मूला होता है ना, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। अब यहाँ पे वैल्यू को आप पुट करिए। तो यहाँ पे देखिएगा x1 + x2 + x3, तो x1 का वैल्यू अल्फा, x2 का वैल्यू बीटा और x3 का वैल्यू गामा। तो ये हो जाएगा अल्फा + बीटा + गामा, यहाँ पे रख दीजिए। तो ये हो जाएगा अल्फा + बीटा + गामा अपॉन 3। अब इस तरफ आइए y1 + y2 + y3। तो यहाँ पे देखिए फिगर में y1 का वैल्यू है 1/अल्फा, y2 का वैल्यू है 1/बीटा और y3 का वैल्यू है 1/गामा। तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 1/अल्फा + 1/बीटा + 1/गामा अपॉन 3। आ रहा बात समझ में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा + बीटा + गामा अपॉन 3, और यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए ऊपर में। तो एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा × बीटा × गामा एलसीएम आएगा। अब देखिए अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ पे आएगा बीटा × गामा, फिर बीटा से बीटा कटेगा तो बचा कौन, अल्फा × गामा, और अल्फा × गामा को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो अल्फा × गामा ही रहेगा। फिर गामा से गामा कटेगा तो यहाँ पे बचेगा अल्फा × बीटा, और अल्फा × बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो अल्फा × बीटा ही रहेगा, और नीचे में 3 है तो नीचे में 3।
अब आप क्या करिए कि इसको मेन बटा ये है ना, तो ये वाला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को डायरेक्ट आप नीचे लेके चलाइए, या फिर ये जो डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो 1/3, तो वही चीज़ होगा। जैसे कहने का मतलब जैसे 2/3 और नीचे में रहेगा 5, तो इसको सोल्व करने का 2 तरीका आपके पास है। पहला तरीका कि डायरेक्ट आप 3 को नीचे लाइए, तो ये नीचे जैसे ही 3 आएगा तो 5 × 3 हो जाएगा, डेट मीन्स 2/5 × 3, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि ऊपर में 2/3 है तो इसको रहने दीजिए, ये डिवाइड है इसको आप मल्टीप्लाई में बदलिए, तो 5 के नीचे भी कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला आएगा। तो देखिए तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, सेम चीज़ है। तो इतना करने से अच्छा डायरेक्ट 3 को नीचे ले आइए। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 3, और इस तरफ हो जाएगा। इसको अरेंज करके लिख दें ऊपर में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को नीचे लाइए तो ये हो जाएगा 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस तरीके से पहले यहाँ तक आप ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद आप याद करिए पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। यहाँ पे हो जाएगा -b/a अपॉन 3, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होता है, तो c/a। तो यहाँ पे पुट करिए c/a, और नीचे में हो जाएगा 3, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a, तो यहाँ पे रखिए -d/a। अब देखिए यहाँ पे a से a तो कट जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में a है और यहाँ पे भी a है, तो a से a कट गया। अब यहाँ पे a को नीचे लाए, जैसे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को नीचे लाए थे ना, उसी प्रकार यहाँ पे भी a को नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा -b/3a, और ये माइनस कभी नीचे तो रहेगा नहीं, ये हमेशा ऊपर जाएगा, तो माइनस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -c, और नीचे में बचेगा 3d। यहाँ तक आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप समझिए यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा जो 0 था वो इस क्यूबिक पोलिनोमियल का था, x³ - 3px² प्लस 3qx - 1 इक्वल टू 0 का। तो यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं, ये पोलिनोमियल है x³ - 3px² प्लस 3qx - 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बताइए a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू बताइए जो x² का कोफिशिएंट है तो -3p, c का वैल्यू बताइए जो x का कोफिशिएंट है, डेट मीन्स ये वाला 3q, और d का वैल्यू बताइए तो ये वाला कांस्टेंट टर्म तो -1। a b c d का वैल्यू नोट करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे इसका जनरल फॉर्म आप पढ़े हैं ना, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होता है ना क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो x³ का जो कोफिशिएंट है वो a हो जाएगा, तो यहाँ पे x³ कोफिशिएंट कितना, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये a का वैल्यू 1 हो गया। x² का कोफिशिएंट b, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट -3p है, तो यहाँ पे -3p हो गया। उस प्रकार x का कोफिशिएंट c, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3q, तो c का वैल्यू हो गया 3q, और फिर d का वैल्यू -1, इस तरीके से। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा माइनस, और b का वैल्यू है -3p, तो यहाँ पे रखिए -3p अपॉन 3, और a का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। इसके बाद देखिएगा माइनस, और c का वैल्यू कितना है 3q, तो यहाँ पे 3q रखिए अपॉन 3, और d का वैल्यू कितना -1, तो यहाँ पे -1 आ रहा बात समझ में। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3p, और 3 × 1 3, और यहाँ पे देखिए -3q, और नीचे में 3 × -1 -3, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा, और यहाँ भी 3 से 3 कटेगा, तो यहाँ पे बच गया p, यहाँ पे बच गया q, यानी जो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा p, q, यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 19, यहाँ पे कह रहा है इफ d 1, 2,
फिर है E 4, फिर है F -2, 4 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC CA AB रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। बोला कि एक ट्रायंगल ABC है और उसमें BC का मिड पॉइंट D है, CA का मिड पॉइंट E है और जो F है वो AB का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ABC ड्रा करिए, जैसे यहाँ पे देखिएगा। इस तरीके से आपको एक ट्रायंगल ABC ड्रा कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे बोला था कि जो पॉइंट D है वो BC का मिड पॉइंट है, तो BC का मिड पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे ये हो गया D। इसके बाद देखिए जो E है वो CA का मिड पॉइंट है, तो CA यही है ना, तो यहाँ पे कहीं पे E रहेगा। इसके बाद एक है F जो कि मिड पॉइंट है AB का, तो AB ये वाला है, तो यहाँ पे कहीं पे F आएगा और यहाँ पे तीनों को मिला दीजिए। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया DEF और यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी दे रखा है। कोऑर्डिनेट शो करिए। D का कोऑर्डिनेट है 1, 2। उसके बाद E का कोऑर्डिनेट है 4, -3 और F का कोऑर्डिनेट है -2, 4। तो यहाँ से हमसे बोला कि ट्रायंगल ABC के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड कैसे बनेगा, जब इसके तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं इसका सेंट्रॉइड होगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC में मीडियन ड्रा करिए। यहीं पे आएगा D पॉइंट पे। जैसे आपको पता है ना कि मीडियन जो होता है वो साइड बाई सेक्टर का काम करता है, यानी जैसे आप मीडियन ड्रा करिएगा तो BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, और तो ये वाला पॉइंट वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि जो D है वो BC का मिड पॉइंट है, यानी ये जो लाइन होगा वो एग्जैक्टली D पर ही आएगा। इसके बाद यहाँ से ड्रा करिए, तो ये E पे आएगा और यहाँ से ड्रा करिए C पॉइंट से, तो ये F पे आएगा क्योंकि F मिड पॉइंट है। तो ये हो गया सेंट्रॉइड ट्रायंगल ABC का, ये मान लेते हैं G। अब आप अगर ध्यान दे रहे होंगे तो ये जो सेंट्रॉइड है वो छोटे वाले ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड बन रहा है, नहीं बन रहा है। DEF ट्रायंगल का देखिए तो एक, अगर यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं PQR, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक मीडियन हो गया DP, एक मीडियन हो जाएगा EQ और एक मीडियन हो जाएगा FR। ये छोटे वाले ट्रायंगल में बोल रहे हैं। एक मीडियन हो जाएगा DP, एक हो जाएगा EQ और एक हो जाएगा FR। और तीनों मीडियन एक दूसरे को इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो G पॉइंट है जो छोटे वाले ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड है और G पॉइंट है वो बड़े वाले ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड है। तो आप क्या करिए कि छोटे वाले ट्रायंगल का तो तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे ही रखा है, तो छोटे वाले ट्रायंगल से इस सेंट्रॉइड का वैल्यू निकाल लीजिए और वही वैल्यू इस बड़े वाले ट्रायंगल के भी सेंट्रॉइड का होगा, काहे कि दोनों ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है जो एक ही पॉइंट पे बन रहा है, पॉइंट G पर ही। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा हियर लेट G बी द centroid of triangle ABC and also ट्रायंगल DEF, यानी जो G है वो सेंट्रॉइड है ट्रायंगल ABC का भी और ट्रायंगल DEF, यानी दोनों ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है G। तो यहाँ से सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालिए ये छोटे वाले ट्रायंगल से। तो यहाँ पे एक को मान लेते हैं x1, y1, एक को मान लीजिए x2, y2 और एक को मान लीजिए x3, y3। तो यहाँ पे निकालिए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ये G है, तो यहाँ पे G लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x1 + x2 + x3
अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, तो x1 का वैल्यू है 1, x2 का वैल्यू 4 और x3 का वैल्यू -2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 2, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन 3। फिर इधर है y1 प्लस y2 प्लस y3, तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है -3 और यहाँ पे है 4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 3। कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस 1 5 और 5 माइनस 2 3 और 3 अपॉन 3 डेट मीन्स 1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 प्लस 2 6 और 6 माइनस 3 3 और 3 अपॉन 3 1, यानी सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा 1, 1। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC का भी सेंट्रॉइड तो G ही है, तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC का भी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट 1, 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। एग्जाम्पल 20, यहाँ पे कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू 6, BC इक्वल टू 5, CA इक्वल टू 4। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें तीनों साइड का वैल्यू दे रखा है, जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC है और AB का वैल्यू 6 है, तो ये वाला हो गया 6, BC का वैल्यू 5, तो ये वाला 5 हो जाएगा, और CA का वैल्यू 4 है, तो ये वाला लेंथ 4 हो जाएगा। इसके बाद बोला एंड AD बाइसेक्ट एंगल A, AD है जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, और इसके बाद बोला है इफ D लाइज ऑन BC, और जो D पॉइंट है वो BC पे लाई कर रहा है। तो जैसे देखिए AD का बात हुआ था, तो AD यहाँ से ड्रा करिए और D पॉइंट BC पे लाई करा, तो यहाँ पे BC पे लाई करेगा। और बोला कि जो AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट करा, यानी ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। आ रहा बात समझ में, एंगल A बाइसेक्ट हुआ यानी एंगल A 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो AD है जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमसे बोला कि BD का वैल्यू क्या होगा, BD ये वाला लेंथ आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए ये 5 पूरा है ना, ये 5 पूरा है, तो यहाँ पे बताइए अगर हम BD को x मान लेते हैं, ये वाला मान लीजिए x, और ये पूरा है 5, तो 5 में से x को हटाइए, तो ये वाला हो जाएगा 5 माइनस x। और आपको बात समझ में, जैसे इसको हम x सेलेक्ट कर लिए, तो पूरा था 5, तो यहाँ पे CD का लेंथ हो गया 5 माइनस x। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे यूज होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब ये होता क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे यूज होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर आप ट्रायंगल पढ़ चुके हैं तो ये चीज़ आपको पता होगा कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, और अगर आप ट्रायंगल नहीं पढ़े हैं तो इसको आप यहीं पे समझ लीजिए। जैसे इसमें होता क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर AD है जो इंटरनल एंगल A को बाइसेक्ट करा, जैसे कहने का मतलब अगर कोई ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और अगर एक लाइन सेगमेंट AD है जो कि एंगल A को क्या करा, बाइसेक्ट करा, तो यहाँ पे क्या होता है कि AB और AC साइड का रेशियो इक्वल होता है BD और CD साइड के रेशियो का। जैसे AB और AC साइड का रेशियो क्या होगा, AB अपॉन AC, यही होगा ना। AB और AC साइड का रेशियो क्या होगा, AB अपॉन AC, और ये रेशियो इक्वल होता है ये दोनों छोटे वाले साइड के रेशियो का, BD और CD। तो BD और CD साइड का रेशियो क्या होगा, BD अपॉन CD। और आपको बात समझ में, डेट मीन्स कहने का मतलब अगर किसी ट्रायंगल में AD है जो एंगल A को बाइसेक्ट करा, तो यहाँ पे बड़ा वाला साइड का रेशियो इक्वल होगा छोटे वाले साइड के रेशियो का। तो बड़ा वाला साइड है AB और AC, तो इसका रेशियो होगा AB अपॉन AC, और छोटा वाला साइड है BD और CD, तो इसका रेशियो होगा BD अपॉन CD। तो यही होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब देखिए ये तो एंगल A को बाइसेक्ट किया था, अगर एंगल B को बाइसेक्ट करे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे समझिए ABC अगर एंगल B को बाइसेक्ट करे इस तरीके से, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा वाला साइड ये दोनों, और यहाँ पे इसको D मान लीजिए, और यहाँ पे छोटा वाला साइड ये दोनों, यानी AB और BC साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा ये दोनों छोटे वाले साइड का। दैट मीन्स पहले AB लिए हैं ना, तो इधर से AD लेना होगा, AD और CD का। आ रहा बात समझ में।
जैसे यहाँ पे पहले ए बी और ए सी लिए थे, तो ए बी की तरफ बी डी है तो यहाँ पे बी डी आएगा, और ए सी की तरफ सी डी है तो नीचे में सी डी आएगा। तो उसी तरीके से आप ए बी अपॉन बी सी किए तो ए बी के बगल में ए डी है ना, तो ए बी के सामने ए डी और बी सी के सामने सी डी। तो इसी तरीके से वर्क करता है। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस तरीके से आपको सिर्फ याद रखना है कि बड़े वाले साइड का रेशियो इक्वल होगा छोटे वाले साइड के रेशियो का। और यहाँ पे आप इसको उलट के मत लिख दीजिएगा सी डी अपॉन बी डी, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ए बी अपॉन ए सी लिए हैं तो आपको बी डी अपॉन सी डी ही लेना है। तो ये हो गया बाई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा। तो वैल्यू को रखिए, तो ए बी का वैल्यू कितना 6, तो ये हो गया 6। ए सी का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। बी डी का वैल्यू x है और सी डी का वैल्यू है 5 - x, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे देखिए 6 को 5 - x से मल्टीप्लाई करिए, तो दोनों से करिए। 6 × 5 30 और 6 × -x, तो यहाँ पे हो जाएगा -6x। और फिर x को 4 से करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x। आ रहा बात समझ में? इसके बाद देखिए -6x को उधर लेके जाइए, तो यहाँ पे 30 = हो जाएगा -6x उधर जाके ऐड हो जाएगा ना, +6x, डेट मीन्स 10x। यहाँ पे 0 से 0 कटेगा, इधर बच गया 3 और इधर x, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 3। तो हमसे बोला था बी डी का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा बी डी x ही है ना, यानी बी डी का वैल्यू आ जाएगा 3। तो यहाँ पे मिलाइए ऑप्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। एग्जाम्पल 21, यहाँ पे कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स O 0, फिर है ए पे पावर x² 0 एंड B 0, a पे पावर 6x इज 1/2a पे पावर 5, तो 2a पे पावर 5 स्क्वायर यूनिट, देन x = भाट। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट दे रखा है, एक है O, एक है A और एक है B। बोला कि तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बना उस ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे दे रखा है 1/2a पे पावर 5 स्क्वायर यूनिट, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं कि एक जो कोऑर्डिनेट है वो 0, 0 है, और जैसे ही आपको 0, 0 कोऑर्डिनेट दिखे तो सीधे आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे x डैश y और y डैश। यहाँ पे पॉइंट को शो करिए 0, 0, तो ये जो O है वो ओरिजिन पे लाई करेगा, डेट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट है 0, 0। इसके बाद है पॉइंट A और इसका कोऑर्डिनेट है a पे पावर x² 0, यानी x का वैल्यू है a पे पावर x² और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू a पे पावर x², तो इधर ही कहीं ना लाई करेगा इस तरफ। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं a पे पावर x² है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा a पे पावर x² 0। और आपको बात समझ में? इसके बाद यहाँ पे पॉइंट a था, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा a। इसके बाद है पॉइंट B 0, a पे पावर 6x, यानी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू a पे पावर 6x, तो y का वैल्यू a पे पावर 6x, तो इधर कहीं पे लाई करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये है a पे पावर 6x, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, a पे पावर 6x, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू a पे पावर 6x, ये वाला पॉइंट का नाम है b। तो यहाँ पे b लिखिए, यहाँ पे इसको मिला दीजिए, तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा OAB। ऐसे ट्रायंगल का एरिया दे रखा 1/2a पे पावर 5, तो यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू 1/2। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगा, तो बेस हो गया OA और हाइट हो जाएगा ये वाला OB। यहाँ तक तो बात क्लियर होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे OA का डिस्टेंस कितना, जैसे आपको पता है यहाँ पे जैसे ओरिजिन है और यहाँ पे पॉइंट है 5, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है 5 होता है। अगर यहाँ पे 4 रहेगा तो ये डिस्टेंस 4 हो जाएगा, इस तरीके से वर्क करता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे है a पे पावर x², तो ये वाला पूरा डिस्टेंस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a पे पावर x²। आ रहा बात समझ में?
और यहाँ पे है a पे पावर 6x, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a पे पावर 6x इस तरीके से। तो यहाँ से पुट करिए वैल्यू, एरिया दे रखा है ना, एरिया दे रखा है 1/2 a पे पावर 5, तो ये हो जाएगा 1/2 a पे पावर 5 इक्वल टू 1/2 इंटू ओ ए, तो ओ ए का लेंथ कितना है, a पे पावर x², और इंटू ओ बी, और ओ बी का लेंथ कितना है, a पे पावर 6x, तो यहाँ पे हो गया a पे पावर 6x। आ रहा बात समझ में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे हो गया 1/a पे पावर 5 इक्वल टू यहाँ पे a पे पावर x² इंटू a पे पावर 6x। अब देखिए a पे पावर 5 को ऊपर लेके जाइए, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये पावर निगेटिव हो जाएगा, डेट मीन्स a पे पावर -5। और यहाँ पे देखें तो दोनों का बेस सेम है, तो जब बेस सेम है और इनटू में है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a पे पावर x² प्लस 6x। अब देखिए दोनों तरफ, यहाँ भी बेस a, यहाँ भी बेस a, यानी जब दोनों का बेस सेम तो पावर भी हो जाएगा सेम, तो पावर को सेम करिए, तो ये हो गया -5 इक्वल टू x² प्लस 6x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा। अब -5 को उधर भेजिए, तो -5 को उधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा x² प्लस 6x, और -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, और इस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। अब इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x², यहाँ 5 को तोड़िए 2 नंबर में, ताकि ऐड करने पे 6 और मल्टीप्लाई करने पे 5 आ जाए। तो यहाँ पे इसको तोड़ना होगा 3x, और सॉरी 3x में कैसे टूटेगा, जैसे 5 को 2 नंबर में तोड़ना है ताकि मल्टीप्लाई करने पे 5 और ऐड करने पे 6, तो ये 5 और 1 में टूटेगा ना, ये हो जाएगा 5x प्लस x और प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन लीजिए, इधर ये दोनों इधर ये दोनों, तो x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 5, और यहाँ पे ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 1, तो यहाँ पे भी हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 यहाँ भी और यहाँ भी, तो x प्लस 5 को बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बारी बारी से 0 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू -5, और इस तरफ हो जाएगा x का वैल्यू -1। तो हमसे पूछा था x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू -1 भी होगा और x का वैल्यू -5 भी होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है, दोनों निगेटिव आ रहा था ना, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में -1, -5। एग्जाम्पल 22, यहाँ पे बोल रहा है इफ पॉइंट्स a² 0, फिर b 0, b² एंड c 1, 1 आर कोलिनियर, देन यहाँ बोला कि पॉइंट a, पॉइंट b और पॉइंट c ये कोलिनियर है। तो यहाँ से ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन से आपको चूज करना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट है a, b और c, जब तीनों पॉइंट कोलिनियर है इसका मतलब तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा, इस तरीके से। यहाँ पे मान लेते हैं a, यहाँ पे मान लीजिए b और यहाँ पे मान लीजिए c। a का कोऑर्डिनेट है a², 0, b का कोऑर्डिनेट है 0, b² और c का कोऑर्डिनेट है 1, 1। अब जब तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इससे जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। ये वाला हो जाएगा x1, y1, ये x2, y2 और ये हो जाएगा x3, y3। तो यहाँ पे देखिए हियर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, so area of triangle ABC इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला लगाइए, तो ये होता है 1/2 mod x1 by 2 - y3 प्लस x2 by 3 - y1 प्लस x3 by 1 - y2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 x1, यहाँ पे देखिएगा x1 का वैल्यू है a², तो यहाँ पे हो जाएगा a² by 2 - y3,
तो बाई 2 का वैल्यू बी स्क्वायर और बाई 3 का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद है x2, तो यहाँ पे देखिएगा x2 का वैल्यू कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0। फिर बाई 3 माइनस बाई 1, तो यहाँ पे देखिए बाई 3 का वैल्यू 1 और बाई 1 का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0। इसके बाद है x3, तो x3 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर बाई 1 माइनस बाई 2, तो बाई 1 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे हो गया 0 माइनस, और बाई 2 का वैल्यू है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे ए स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और 1 से करिएगा तो माइनस ए स्क्वायर। फिर 0 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1/2 को इधर लेके चलाइए, तो यहाँ पे अंदर में बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 को इधर लाइएगा, तो 0/1/2 0 हो जाएगा। अब मॉड को यहाँ से हटाइए, तो मॉड को हटाइएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जैसे ही मॉड हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस 0 आ जाएगा। और प्लस माइनस 0 के केस में या तो आप प्लस 0 लीजिए या फिर माइनस 0 लीजिए, दोनों से आंसर तो सेम ही आता है, तो यहाँ पे आप कोई एक ही लीजिए, या तो प्लस 0 या फिर माइनस 0। तो यहाँ पे हम प्लस 0 लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस 0। अब यहाँ पे ये दोनों को उधर भेज दीजिए, जो दोनों माइनस में आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा ना, यानी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद समझिए, यहाँ पे आपको ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब क्यों डिवाइड करना होगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन में ध्यान से देखिए तो यहाँ पे इक्वल टू 1 और यहाँ पे भी इक्वल टू 1 है, तो इक्वल टू 1 कब आएगा, जैसे यहाँ पे इक्वल टू है तो इक्वल टू 1 कब आएगा, जब आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे है तो इसको आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तब ना कट के इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरफ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए ये तो पूरा कट जाएगा, तो इधर बच गया 1, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों के नीचे है, तो यहाँ पे सेपरेट करिए, डेट मीन्स ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ पे हो गया 1 इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो यही आपका रिलेशन हो जाएगा, डेट मीन्स 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एग्जाम्पल 23, यहाँ पे कह रहा है इफ पॉइंट्स ए एक्स 2x, फिर बी 3x 3x एंड सी 3,1 आर कोलिनियर, देन अ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x इज, यहाँ पे बोला कि पॉइंट ए पॉइंट बी और पॉइंट सी क्या है, तो कोलिनियर है, तो यहाँ पे x का नॉन जीरो वैल्यू बताइए। नॉन जीरो वैल्यू का मतलब क्या हुआ, वैसा वैल्यू जो जीरो ना हो, मतलब नॉन जीरो वैल्यू का मतलब जीरो को छोड़कर कोई वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। यहाँ पे ए को मान लीजिए, यहाँ पे बी ले लेते हैं और यहाँ पे सी, तो ए का कोऑर्डिनेट है x, 2x, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3x, 3x, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, 1। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको मान लीजिए x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2, और इसको मान लीजिए x3, y3। अब यहाँ पे तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो यहाँ पे जो तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल ABC बनेगा उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको नोट करिए, हियर ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर,
सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ट्रायंगल ABC के एरिया का फॉर्मूला लगाइए, तो ये होता है 1/2 माइनस बाई 3 प्लस x2/3 माइनस बाई 1 प्लस x3/1 माइनस बाई 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1/2 x1, तो x1 का वैल्यू कितना x है, तो यहाँ पे हो जाएगा x/2 माइनस बाई 3, तो बाई 2 का वैल्यू 3x और बाई 3 का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1। इसके बाद है x2, और x2 का वैल्यू कितना 3x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बाई 3 माइनस बाई 1, तो यहाँ पे देखिए बाई 3 का वैल्यू 1 और बाई 1 का वैल्यू 2x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x। इसके बाद है x3, तो यहाँ पे देखिएगा x3 का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/1 माइनस बाई 2, तो यहाँ पे देखिए बाई 1 का वैल्यू 2x और बाई 2 का वैल्यू 3x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे x को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो x इंटू 3x ये हो जाएगा 3x², फिर x इंटू -1 तो -x। इसके बाद 3x को भी यहाँ से दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो 3x इंटू 1 3x, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3x इंटू 2x तो ये हो जाएगा 6x²। और यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3x इसको घटाइए, तो 2x माइनस 3x माइनस x, और माइनस x को 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा -3x। आ रहा ना आपको समझ में, जैसे 2x माइनस 3x करिएगा तो माइनस x आएगा, और माइनस x को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो -3x, और यहाँ पे इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0। अब 1/2 को इधर ले आइए, तो यहाँ पे अंदर में बचेगा, यहाँ पे देखिए 3x प्लस 3x माइनस ये तो कट गया, और यहाँ पे 3x² माइनस 6x² कितना हो जाएगा -3x² हो जाएगा, और यहाँ पे -x है तो -x, और 1/2 को इधर लाइए तो 0/1/2 0 हो जाएगा। अब आप मॉड को हटाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा -3x² माइनस x इक्वल टू प्लस माइनस 0। जब भी मॉड हटाइएगा तो दोनों सिंबल आएगा, और 0 के केस में या तो आप +0 लीजिए या -0 लीजिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, तो यहाँ पे हम +0 लेंगे, तो ये हो जाएगा -3x² माइनस x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे x को कभी भी इधर मत भेजिएगा, जैसे इस तरीके से आप इसको सोल्यूशन मत करिएगा -3x² और यहाँ पे x को इधर मत, जैसे इस तरीके से x को इधर ले आइए तो ये +x हो जाएगा, फिर एक x से एक x कट गया तो यहाँ पे हो जाएगा -3x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू -1/3। इस तरीके से आप सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, ये गलत सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे -x आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + 1 इक्वल टू 0। अब आप बारी बारी से 0 पुट करिए, जैसे फैक्टराइज में क्या होता था कि x + 1 और इंटू x - 2 इक्वल टू 0 आ जाता था, तो हम बारी बारी से दोनों इक्वल टू 0 पुट करते थे। तो यहाँ पे भी वही काम करना, आपको बारी बारी से दोनों इक्वल टू 0 पुट करना है। तो एक बार हो जाएगा -x इक्वल टू 0 और एक बार हो जाएगा 3x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए माइनस इधर आएगा तो -0 + 0 सब तो सेम है, यानी x का वैल्यू 0, और आप -0 भी लिखिएगा तो उससे कोई फर्क थोड़े पड़ेगा, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, तो यहाँ पे इसके आगे सिंबल लिखा ही नहीं जाता है। और यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1/3। यहाँ पे हमसे बोला था x का नॉन जीरो वैल्यू बताओ, यानी वैसा वैल्यू जो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू हो जाएगा -1/3 जो कि एक नॉन जीरो वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी।